राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान दिवस के सप्ताह महोत्सव का आज आयोजन किया गया, जिसकी थीम सशक्त किसान समृद्ध राजस्थान जो है वो रखा गया और साथ ही राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे और मुख्यमंत्री ने किसान उत्पादक संगठन के मेले का शुभारंभ किया और साथ ही संबोधन भी किया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया जी, बीकानेर शहर अध्यक्ष सुमन जाजर जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण एवं प्यारे मेरे किसान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी को, क्योंकि आने वाले समय में हमारा नया साल आ रहा है, राजस्थान दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं और नए साल की भी शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार ने इस वर्ष से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय किया है। आप सभी जानते हैं, जिस बृहद राजस्थान के उपलक्ष्य में हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, आपको ध्यान होगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 1949 को आपने देखा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इंद्र योग की शुभ घड़ी में हमारा राजस्थान अस्तित्व में आया था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, उनको मिलाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे इस राजस्थान की स्थापना की नींव रखी थी। और आप देखते हैं, वो संयोग जब नींव रखी थी उस समय था, वो ही संयोग इस बार आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान और राजस्थान की जो परंपरा, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के लोगों का इतिहास और राजस्थान का काम करने का जो तरीका है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जो आवभगत है, मेहमानबाजी है, वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाएं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी को नववर्ष 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं और हमारे किसान भाइयों के खेतों में फसल पैदा हो और नया वर्ष उनके जीवन में खुशहाली लेकर के आए, इसकी भी मैं कामना करता हूं। आज का ये कार्यक्रम किसान भाई बहनों के सम्मान को समर्पित है, इसलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब मैं किसानों के बीच में जाता हूं तो मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान, क्योंकि किसान हमारे प्रदेश की, देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हमारा किसान विकसित होगा तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश विकसित होगा। हम इसलिए किसान की चिंता करते हैं कि आपने देखा होगा, जब से हमारी सरकार आई है, हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। किसान हमारी प्रथम धुरी होती है। अगर किसान हमारा ठीक प्रकार से होगा, किसान हमारा विकसित होगा, किसान के घर में खुशहाली होगी, तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान खुशहाल होगा। आप हमारे देश की आत्मा हैं। आप अपने पसीने की बूंद से भूमि को सींचकर अन्न उपजाते हैं। इस धरा पर रहने वाले को पोषित भी आप करते हैं। हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है कि अन्न बे प्राण, यानी कि अन्न ही जीवन है और अन्न आपके हाथों से हमें प्राप्त होता है। आप सिर्फ खेती नहीं करते, आप जीवन की नींव रखते हैं, क्योंकि बिना अन्न के आदमी रह नहीं सकता। हमारा किसान अन्नदाता कहलाता है। आप मेहनत से ही आज भारत न केवल अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाया है, बल्कि विश्व में एक अग्रणी कृषि शक्ति के रूप में उभरा है। इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके अथक परिश्रम, लगन,
आपके योगदान की दिल से प्रशंसा करता हूं, क्योंकि आप जिस तरह से काम करते हैं, सूरज की तपती धूप हो या कड़ाके की सर्दी हो, हमारा किसान उसमें भी काम करता है। हर मौसम में वो खड़ा रहता है। जब लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब हमारा किसान खेतों में सिंचाई करता है, रखवाली करता है। और मैं क्या करूं, क्या बताऊं आपको, मैं सारी बातें जानता हूं, किसान की मेहनत कितनी होती है और किसान कितनी मेहनत करता है, और उसके बाद उसके परिवार का पालन होता है। मैं एक किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि जो काम आप करते हैं, मेरे जीवन में वो काम भी मैंने किए हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि किसान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए आप देख रहे हैं, तारबंदी से लेकर के पशु पालन से लेकर के जितनी भी सारी योजनाएं किसान के इर्द गिर्द घूमती हैं, हमारी सरकार उनको लागू कर रही है। अब रुख करते हैं अगली खबर की। राजस्थान कांग्रेस संगठन को सक्रिय और मजबूत करने की दिशा में नए सिरे से संभाग और जिला प्रभारियों की नियुक्तियां की गई हैं। आपको बता दें, प्रदेश नेतृत्व ने 47 संभाग और जिला प्रभारियों की सूची जारी की है। बदलाव के तहत कुछ जगह को छोड़कर प्रभारियों को इधर उधर लगाया गया है, वहीं कुछ प्रभारियों को हटाया भी गया है। सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग से 18 नेताओं को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको बता दें, जयपुर में राजस्थान कांग्रेस संगठन में ये बड़ा बदलाव किया गया है। कांग्रेस ने संभाग और जिले प्रभारी को कई लोगों को बदला है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए भुवनेश टाक एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवनेश, राजस्थान कांग्रेस संगठन में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। किन किन लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं और किन्हें हटाया गया है इस पद से? ये प्रज्ञा, देखिए जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का जो संगठन है वो जिन राज्यों में कमजोर दिखाई दे रहा है, तो वहां बदलाव किए जा रहे हैं। और इसी को लेके राजस्थान में जो है, अभी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है और नेता प्रतिपक्ष जो टीकाराम जूली है। हालांकि इन दोनों की जोड़ी जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, और बीच में हालांकि अटकलें थी कि मनमुटाव है आपस में, और इसी के कारण या तो पीसीसी चीफ को हटाया जा सकता है या फिर नेता प्रतिपक्ष को। लेकिन अभी जब प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा जयपुर पहुंचे थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये जो जोड़ी है अच्छे से काम कर रही है। हालांकि बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि रंधावा ने कहा था कि हमें केवल विजिटिंग कार्ड छपाने वाले जो नेता है या पदाधिकारी वो नहीं चाहिए, क्योंकि जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो केवल अपना विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं और संगठन के लिए काम नहीं करते। उनका ये भी बयान था कि कांग्रेस को केवल कांग्रेस हराती है, भाजपा नहीं हराती। इसी कारण अब जो संगठन में बदलाव किए गए हैं, एक टीम गठित की गई थी, प्रभारी लगाए गए थे हर जिले और संभाग में, कि वो रिपोर्ट दे ग्राउंड लेवल की, कि वहाँ संगठन कैसा काम कर रहा है, निष्क्रिय पदाधिकारी कौन है, सक्रिय कौन है। तो ये रिपोर्ट कार्ड यहाँ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को सबमिट करवाना था। और डोटासरा के पास में जिस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन आई और उन्हें लगा कुछ जगहों पे जो प्रभारी है वो भी निष्क्रिय है, वो भी सही ढंग से रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है। भुवनेश, कुछ प्रभारियों को हटाया भी गया है क्या? कुछ प्रभारियों को हटाया गया है? बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि बड़े स्तर पे जो प्रभारी है उनको हटाया गया है, और उनकी जगह अलग अलग चेहरों को, जैसे ओबीसी में बता कि 18 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, 8 महिलाओं को इसमें मौका मिला है, अल्पसंख्यक 2 प्रभारी लगाए गए हैं, एसटी एससी से 9 प्रभारी लगाए गए। तो इस बार जो कांग्रेस ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो उनका वर्चस्व जो कांग्रेस का रहा है राजस्थान में पुराना, उसे दोबारा स्थापित किया जाए, और इसके लिए संगठन में बदलाव जरूरी है। और जाहिर सी बात है कि जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है लगातार इसमें लगे हुए हैं, और पूरी मॉनिटरिंग के साथ में प्रभारियों को बदला गया है। और अब उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी कि जिला स्तर पे कौन से जो पदाधिकारी है वो सक्रिय है और कौन निष्क्रिय है, ताकि उन पे कार्रवाई की जा सके। जी प्रज्ञा। जी बिल्कुल भुवनेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो राजस्थान कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है, कई प्रभारियों को हटाया गया है, जबकि 18 प्रभारियों को कई जिम्मेदारी भी दी गई है। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए घोषणा की थी कि प्रदेश भर के निकायों के अधिकारों में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जमीन से संबंधित मामलों में जरूरी स्वीकृतियां कम से कम समय में दी जाए। राज्य सरकार की मंजूरी के लिए
लगने वाले समय को कम किया जाए। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इसी घोषणा को रूपरेखा देने के लिए नगरीय विकास विभाग जो है वो तैयारी में जुट गया है। इस घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए नगरीय विकास विभाग की ओर से जल्द आदेश जो है वो जारी किए जाएंगे। इन आदेशों को लॉन्चिंग करने के लिए राजस्थान दिवस समारोह के तहत इन्हें लॉन्च किया गया है। भुवनेश टॉक हमारे साथ बने हुए हैं। भुवनेश, इस बार भजनलाल शर्मा की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है, क्या कुछ है इस घोषणा में? जी प्रज्ञा, देखिए बिल्कुल किसी भी राज्य के विकास के लिए और जो वित्त होता है आमदनी के लिए नगरीय निकाय जो है उनका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। जिस तरीके से पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार है उसमें अशोक गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाए थे और उन्हीं अभियानों के तहत पट्टे जारी किए गए और जितने भी निकाय से धन अर्जन किया जाए और लोगों के काम है वो निस्तारण हो उसके लिए प्रयास किए गए थे। तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए सीएम भजनलाल शर्मा जो है उन्होंने अभी जो बजट सत्र राजस्थान विधानसभा का है इसमें वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के बाद में जब अपना जवाब पेश किया तो उन्होंने कहा था कि जो निकाय है उनको मजबूत किया जाएगा। इसी कड़ी में इस पे काम चला और अब ये तैयारी की जा रही है कि जो भूखंड का साइज होता था यानी आकार और निकाय को जो पावर दिए गए थे, जो अधिकार क्षेत्र था, तो एक लिमिट हुआ करती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाया गया, यानी कि क्षेत्रफल जो है जिस पट्टे का आप जारी कर रहे हो तो उसी पट्टे में क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया। जो हाइट की जो निर्माण की स्वीकृति हुआ करती थी, जैसे कि नगर पालिकाओं में 12.5 मीटर तक की ऊंचाई की निर्माण स्वीकृति होती थी, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। किसी भी भूमि का जो उप विभाजन है या पुनर्गठन है उसका एक क्षेत्रफल तय था कि आप केवल इतने क्षेत्रफल का जो भूखंड है उसी को आप पट्टा जारी कर सकते हो या उसका पुनर्गठन कर सकते हो। इन सभी चीजों का जो दायरा है यानी कि क्षेत्रफल वो बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो निकाय जितने भी है राजस्थान में तो उनको ताकत मिलेगी, उनका पावर बढ़ेगा। और ये जो घोषणा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा हालांकि कर दी गई थी, इसकी पूरी तैयारी हो गई है और अब 2 दिन बाद में जो अभी राजस्थान दिवस का सप्ताह मनाया जा रहा है इसमें भीलवाड़ा में इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। और इसका सीधा फायदा जो अगर देखा जाए प्रज्ञा तो आज से 6 महीने बाद में जिस तरीके से निकाय चुनाव होने राजस्थान में, सभी निकायों के चुनाव एक साथ होंगे तो इसमें सीधा सरकार को फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको फायदा मिलेगा और मुख्यमंत्री का जो एक सकारात्मक रवैया है जी बिल्कुल भुवनेश, सीएम भजनलाल का जो सकारात्मक रवैया है वो साफ देखने को मिल रहा है, लोगों को भी इससे काफी फायदा होगा। भुवनेश आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो भीलवाड़ा में ये बड़ा ऐलान जो है सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है जहां बीजेपी का एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आम जन के बीच सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अभियान जारी है। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में युवा और छात्र संवाद कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। आपको बता दें इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी संबोधन दिया। बंसल ने कहा कि एक वोट डालने का खर्चा 1400 रुपए आता है और ये खर्च चुनाव आयोग का होता है। जब हम पुरानी मान्यताओं से चिपकेंगे तो समय समय पर व्यवस्थाओं को ठीक करना जरूरी है। ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेगा। 2047 तक भारत जो है वो विकसित राष्ट्र बनेगा। और साथ ही मदन राठौर ने भी कहा कि विकसित भारत के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव आवश्यक है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान को लेकर मदन राठौर जो है अपना प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा राष्ट्र के लिए एक चुनाव एक अभियान जो है जरूरी है। वहीं भुवनेश टाक जो है हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भुवनेश, अब एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान को लेकर भी बीजेपी जो है अपना सकारात्मक मोड़ दिखा रही है। जी प्रज्ञा, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लंबे समय से ये मांग उठ रही थी पूरे देश भर में कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो और उसी को लेके भाजपा पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी वो सबसे पहले इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ी और इसी के लिए जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने हालांकि अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार करके सौंप दी है, लेकिन
अब उसी रिपोर्ट को सकारात्मक करने के लिए या उसका पक्ष मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है इसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के जो राष्ट्रीय महामंत्री है सुनील बंसल वो उपस्थित रहे। सुनील बंसल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के लिए इसीलिए जरूरी है कारण कि इसमें एक वोट जो है उसके मतदान का जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो सिस्टम होता है, उसका आयोजन कार्यक्रम तय होता है चुनाव आयोग की ओर से। उसमें खर्चा आता है 1400 रुपए पर वोट। यानी कि आप विधायक का जब चुनाव में खर्च होगा, लोकसभा का सांसद का चुनाव होगा तो उसमें खर्च होगा। तो कहीं ना कहीं ये माहौल बनाया जा रहा है कि आप उस खर्च को भी कम कर सकते हैं और देश में एक सकारात्मक जो बात है वो पहले, क्योंकि चुनाव के टाइम पे जिस तरीके से ड्यूटी लगती है, सभी विभागों के जो अधिकारी है वो चुनाव में व्यस्त होते हैं, तो विभागों के जो काम है वो कहीं ना कहीं इससे मतलब डिस्टर्ब होते हैं और इसी कारण ये एक राष्ट्र एक चुनाव की जो भावना है या जो माहौल है वो सकारात्मक बने और इसी के जरिए जो रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति है उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसको मजबूती मिले। इसी को लेकर साथ में जो मदन राठौर प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा है कि जो संकल्प मोदी जी ने लिया है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, तो उसमें इस एक राष्ट्र एक चुनाव का बड़ा ही योगदान है। क्योंकि अभी से यदि हम इस तैयारी को लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो खर्च है या समय की जो बर्बादी है इसमें कमी आएगी और एक राष्ट्र एक चुनाव के कारण ही भारत है वो एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। जी प्रज्ञा। जी बिल्कुल भुवनेश, जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये नया अभियान जो है वो शुरू किया गया है वन राष्ट्र वन इलेक्शन वन वोट को लेकर, तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही इस पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और इससे खर्चे भी बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर दौसा से है जहां व्यापारी से लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें पुलिस ने कुछ ही घंटे में बदमाशों को डिटेन करने में सफलता हासिल की है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन इसमें से 2 बदमाश गिर गए जिससे उनके पैरों में चोट आ गई और उसके बाद पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि व्यापारी की बाइक को बदमाशों ने अपनी कार से टक्कर मार दी और 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। इस पर पुलिस ने सक्रियता दिखाई और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही कार को भी जब्त कर लिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर गंगापुर से है जहां एक अपराधी को प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी पर हत्या का प्रयास, हत्या और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई जो है वो की गई है। वहीं आरोपी इलाके का हिस्ट्री शीटर और आदतन अपराधी भी है। आपको बता दें पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। पुलिस ने पहले ही इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। तो पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। कई मुकदमे जो है इस अपराधी पर पहले से ही दर्ज थे। थाना कोतवाली गंगापुर सिटी पर मुकदमा नंबर 134/24 में धारा 307 IPC और 3/25 में वांछित था, जो जेल सवाई माधोपुर से इसको प्रोटेक्शन वारंट से लिया गया। कल लिया था, आज इसको न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा इसको GC दाखिल कराया गया है। अच्छा, पिछले अपराधों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछला क्या रिकॉर्ड रहा है सर इसका? पिछला इसका ये थाने का HS है, इसके 5-6 मुकदमे इसके आपराधिक रिकॉर्ड है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जैसलमेर से है जहां पुलिस ने डकैती की गंभीर वारदात में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें इस वारदात में जिला विशेष टीम ने लगातार निगरानी रखते हुए पीछा करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार किया गया है। आपको बता दें जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक आरोपी के खिलाफ पहले से 9 आपराधिक मामले भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले में कार्रवाई कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नसीराबाद से है जहां एक अज्ञात युवक का
शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने नाले में युवक का शव होने की सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि मृतक युवक कहीं बाहर का रहने वाला है और ये मानसिक रूप से ग्रस्त है, जो पिछले 2 या 3 दिन से हाईवे स्थित दुकानों पर और गांव में घूमता हुआ नजर आ रहा था, जिसका शव अब एक नाले में पड़ा हुआ मिला है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां 49 चयनित खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दी गई है। आपको बता दें, जिलों के कलेक्ट्री कार्यालय से लेकर विभागों तक ये नियुक्ति दी गई है। इस नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग ने नियुक्ति अधिकारी के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें नियम पालन के साथ साथ दस्तावेज सत्यापन को लेकर भी खास हिदायत दी गई है। तो आपको बता दें, जयपुर में 49 चयनित खिलाड़ियों की नियुक्ति की गई है। दस्तावेज के सत्यापन को लेकर भी खास हिदायत दी गई है। इसके साथ ही नियुक्ति अधिकारी के लिए भी कई दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। तो नियुक्ति विभाग में उपलब्ध संबंधित वर्ग के आधार पर यह नियुक्ति जो है वो की गई है। 49 चयनित खिलाड़ियों को यह नियुक्ति पत्र जो है वो दी गई है। दस्तावेज सत्यापन को लेकर खास हिदायत भी दी गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। अस्पताल में उपचार के दौरान मरीज की मौत पर चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग वाले प्रदर्शन को लेकर सरकार ने अब गंभीरता दिखाई है। इसे लेकर गृह विभाग ने विस्तृत एसओपी जारी की है। गृह विभाग की ओर से जारी एसओपी के अनुसार चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी की ओर से कार्य निष्पादन के दौरान की गई चिकित्सीय उपेक्षा की सूचना पर पुलिस तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। मामला मौत से संबंधित होने पर पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवानी होगी। जांच अधिकारी को 14 दिन में इसकी प्रारंभिक जांच भी करनी होगी। साथ ही स्वतंत्र चिकित्सक मंडल से निष्पक्ष राय भी लेना होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर 12 से है, जहां चोरी की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कबाड़ी बाजार में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कई कबाड़ी दुकानों पर छापेमारी कर चोरी का सामान खरीदने वालों पर भी शिकंजा कसा है। आपको बता दें, कबाड़ी मार्केट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस की टीम ने अचानक छापा मारा। पुलिस अधिकारियों ने कबाड़ी की दुकानों की तलाशी ली और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि अगर किसी ने चोरी का सामान खरीदा है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कार्रवाई नोटिस भी जारी किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जालौर से है, जहां एक घर में गैस सिलेंडर लीकेज होने से अचानक आग लग गई। आग की लपटों से रसोई का सामान जो है वो जल गया है। आपको बता दें, दीवारों की टाइलें उखड़ गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि घर में रसोई में सुबह खाना बन रहा था। मां और पत्नी गैस चूल्हे पर खाना पका रही थी। इसी दौरान अचानक गैस लीक होने लगी और सिलेंडर ने आग पकड़ ली और 2 मिनट में आग जो है वो विकराल रूप धारण कर लिया। आपको बता दें, इस दौरान रसोई का सारा सामान जो है वो जल गया। साथ ही वायरिंग भी जल गई। दीवार की टाइलें भी इस दौरान टूट गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अपर जिला न्यायाधीशों ने वृद्धाश्रम सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का दौरा किया और उसकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें, सचिव भाटी ने वृद्धाश्रम में वृद्ध जनों से व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली बातचीत की और उनके लिए उपलब्ध भोजन, पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं का विवरण भी लिया। उन्होंने इसके साथ ही रसोई कमरों और स्नानघरों का भी चेकिंग किया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर 12 से है, जहां 12 के नगरीय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की झोपड़िया का भवन जो है वो जर्जर हालत में है। आपको बता दें, प्रधानाचार्य पिछले 7 साल से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं
लेकिन अब तक कोई ठोस कदम जो है नहीं उठाया गया है। बताया जा रहा है कि विद्यालय के जर्जर भवन की समस्या नई नहीं है, बल्कि बहुत लंबे समय से ये समस्या जो है बनी रही है। प्रधानाचार्य जो है लगातार शिक्षा अधिकारी और बड़े अधिकारियों तक अपनी शिकायत जो है वो पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिल पाया है, समाधान नहीं। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।